दोस्तों, बिज टॉक विद डॉन में आज फिर एक नई कंपनी के बारे में बातचीत करते हैं। ये कंपनी है जेम एनवायरो मैनेजमेंट लिमिटेड, विच इज अ दिल्ली बेस्ड कंपनी। और कंपनी का बेसिक बिजनेस मॉडल है प्लास्टिक वेस्ट में। और प्लास्टिक वेस्ट में दे आर बिग टाइम ऑपरेटर्स और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर सचिन शर्मा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं सचिन शर्मा, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जेम एनवायरो मैनेजमेंट लिमिटेड। सचिन जी, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार। Yeah, thank you, sir. सचिन जी, you are into plastic waste management में आप हैं, and in fact you have a beautiful career. आपने जो मेरी आपसे जो इनफॉर्मल बात हुई दोस्तों, सचिन जी is a textile engineer from भिवानी, which is supposed to be one of the premier institutes for textile engineering. और वहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की। सचिन जी फिर और आगे गए और उसके बाद फिर मैनेजमेंट के लिए IIM कलकत्ता से पास आउट किया। और मैंने जैसे कहा, टू पास आउट फ्रॉम IIM Calcutta is very difficult even compared to IIM Ahmedabad, because IIM Calcutta is basically based on the Massachusetts business model. तो सचिन जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, how do you describe your company? Sure, sir. So first of all, sir, thank you very much for your compliments. So मेरे को मतलब आप लोगों के मैंने आपके काफी shows वगैरह भी देखे हैं, and definitely you are doing a great service to the people who want to understand business and and particularly those who are investors. So thank you very much for inviting me to your program. देखिए, हम लोग जो है प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, और इन एडिशन टू दिस वी आर आल्सो हेल्पिंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस टू फुलफिल देयर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटीज एज पर दी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 एंड अमेंडमेंट्स। और हम लोग जो है प्लास्टिक को कलेक्ट करते हैं, हम लोग 30-40 रिसाइकलर्स के साथ काम कर रहे हैं और इंश्योर करते हैं कि वॉट एवर वी कलेक्ट द प्लास्टिक वी गिव इट टू द प्रॉपर रिसाइकलिंग चेन। और जो ईपीआर की जो मैंने बात की थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे केम आउट विद दिस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, और वहां पर उन्होंने जो भी प्लास्टिक के यूजर्स हैं जो प्लास्टिक पैकेजिंग यूज करते हैं, उनके लिए मैंडेट किया कि ये लोग जो हैं सभी इंश्योर करेंगे कि वॉट एवर दे जनरेट दे नीड टू कलेक्ट एंड रिसाइकल। तो इसके लिए हम लोग जो है उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। सो वी आर वर्किंग नाउ विद मोर देन 150 ऑर्गेनाइजेशंस टू फुलफिल देयर ईपीआर रिक्वायरमेंट्स एज पर दीस पर्टिकुलर रूल्स। क्या बात है। मतलब I tell you दोस्तों, this is one of the fantastic model because the amount of plastic waste which is being generated, और आपको एनवायरमेंट को इसको ठीक रखना है, तो इसमें मैं कहूंगा कि दिस कंपनी इज डूइंग अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन एंड सचिन शर्मा इज आल्सो मेकिंग अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। तो सचिन जी, यहां से एक दूसरा सवाल है कि ये बताइए कि आपकी कंपनी में हु आर द मेन प्रमोटर्स एंड व्हाट आर देयर मेन क्रेडेंशियल्स? Yeah, so basically, like I'm the managing director of the company, and in addition to myself, Mr. Dinesh Parikh is also there. So Mr. Dinesh Parikh is around say 55 years old, and he is basically an investor by profession and also an entrepreneur. So he has got about say more than 30-35 years of experience in the in investments in various listed and unlisted entities. Yeah, और बाकी मेरा प्रोफाइल तो आपने मतलब जान ही लिया है. So. And Sharma ji, आपके इस बिजनेस मॉडल में who are your main clients? We work with the more than 150 organizations, like companies like PepsiCo we are working, then Coca-Cola and Coca-Cola bottlers we are working with Varun Beverages. In addition to this, we are also working with companies in fertilizer sector, like National Fertilizer is there, then IFCO is there, Cripco is there. So we are working with like more or less about say more than 150 organizations. और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर अक्रॉस ऑल दी सेक्टर्स, लाइक कुछ फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री के हैं, कुछ फर्टिलाइजर के हैं, कुछ सीमेंट के हैं, कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के हैं. सो दिस वी आर वर्किंग विद, एंड इन एडिशन टू दिस वी आर आल्सो वर्किंग विद द रिसाइकलर्स. तो जैसे मैंने बताया, हम मोर देन 30 रिसाइकलर्स के साथ काम करते हैं, एंड दीज रिसाइकलर्स आर अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज. फॉर एग्जांपल, फ्यू ऑफ देम आर लाइक पीईटी रिसाइकलर्स, few of them are like PP, HDLD recyclers, and also we work with the waste to energy plants also, waste to energy and cement plants also, जो कि प्लास्टिक को जो है को प्रोसेस करते हैं. दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने ध्यान से अगर सचिन जी को सुना होगा कि look at the client base what he has. He's working with Pepsi, he's working with Coke, he's working with Varun Beverages, he's working with IFCO, Cripco,
जो cooperative sector में है, plus in fact, you have people like Tata's at Babrala, which is the fertilizer plant, which is based on the HBJ gas project, HBJ pipeline के ऊपर. So, these ऐसी client base है, मैं समझता हूँ, Sharma ji is going to go a long way as far as his business model is concerned. Sharma ji, the next question is कि आपके businesses के various verticals कौन से हैं? देखिए हम लोग इसमें जो मेजर जो हमारे जो वर्टिकल है दैट इज अ ईपीआर वर्टिकल। तो हम लोग जैसे प्लास्टिक, मैंने आपको बताया कि जैसे हम प्लास्टिक कलेक्शन रिसाइकलिंग करते हैं और क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं टू एंश्योर देयर ईपीआर रिस्पांसिबिलिटी इज फुलफिल्ड। सो इस ईपीआर रिस्पांसिबिलिटी में वी वर्क विद क्लाइंट्स। तो एक तो उनका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना होता है, सो वी विद द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोई क्वेरीज आती है उनकी, सो दैट वी एंश्योर दैट इट इज रिजॉल्व्ड, प्लस वी प्रोवाइड देम द ईपीआर क्रेडिट्स and also we ensure that their annual returns are filed. So we provide all these services. This comes under this EPR gamut. Now in addition to this we also do like collection and recycling, that is a trading part, the trading of this plastic waste. So these are the two basic verticals here. तो इसके can you tell us something about the total revenue, जितने भी आपके बिजनेस के वर्टिकल्स हैं उसके रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कितनी आती है उसमें से? I would say for this EPR business, the revenue contribution is about say close to about say 85%, and the rest 15% is with the this plastic collection and the trading part here. अच्छा, और इसके कुछ प्रॉफिटेबिलिटी बारे में बताइए, अगर if you don't want to mention the numbers. नहीं, sure, definitely. Percentage terms. So in terms of the percentage also, if you see the profitability जो हम लोगों का जैसे 22-23 में I would say the EBITDA margin was about say more than about say 25%. Yeah. Very good, fantastic. दोस्तों, with an EBITDA margin of 25% in the recycling industry is a fantastic margin. In fact, what Sharma ji works on. Sharma ji, यहाँ से you tell me, I mean, आपकी company, when we talk about GEM Enviro and you being the managing director, आपकी strength और weaknesses क्या हैं? See, in terms of the strengths, I would say देखिए हम लोगों ने मतलब पिछले 10 साल से जो है वो इस प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन में काम किया है और हम लोग जो है इस इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। एंड वी हैव डन ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन दिस इंडस्ट्री, जहाँ पर हम लोगों ने कलेक्शन सेंटर्स भी सेटअप किए हैं, हम लोगों ने डायरेक्ट जो है वेस्ट पिकर्स के साथ भी काम किया है और हम लोगों ने डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी लगाए हैं, हम लोगों ने रिवर्स वेंडिंग मशीन्स वगैरह भी सेटअप किया है। And we have developed and implemented lots of models for the collection of this plastic waste. So this gives us a very good deep insight about this industry. So this is our the major strength. Plus हम लोगों के we have got a very good linkages, connections with the recyclers also. We know like who's and who of this recycling industry, particularly for the plastic part. So this gives us a very good strength in that particular segment. Yeah. And in terms of the weakness, I would say that we need to not a weakness, but जो हमारे जो improvement के points हैं, that we need to continually जो हमारे जो processes हैं और जो हमारे जो ये जो companies के जो policies वगैरह, so we need to upgrade them because there are lots of changes which keeps on coming in the market. तो उसके हिसाब से हमें जो है वो continuously जो है वो change होना पड़ता है। शर्मा जी, आने वाले समय में what are the challenges you feel that your company is going to face in times to come? See, I would say one is that जो हम लोग जो प्लास्टिक में काम कर रहे हैं, so प्लास्टिक में क्या होता है कि there is a pricing के ऊपर जो है since it's a commodity product, so pricing के ऊपर जो होता है इसमें ups and downs आते रहते हैं, but that's a part and parcel of a particular industry. और so this is, I would say, like one of the challenge what like we might face, which we might continue to face also, but इसको हम लोग already जो है to certain extent we have already mitigated the same, by working in this EPR segment और उसके ऊपर काम करके, तो हमने इसको काफी हद तक इसको mitigate कर दिया। Sharma ji, I mean, as far as consumptions of Coke or Pepsi is concerned, compared to the other Asian countries, of course, we still on the lower base के ऊपर हम हैं, लेकिन जो आज के डेट में जो प्लास्टिक वेस्ट कंट्री में जनरेट होता है, तो आने वाले समय में in the next 10 years, how do you look at the future of this particular sector and this particular industry related to India? Yeah, so definitely देखिए, अगर आप देखेंगे जो इंडिया का जो GDP रेट है, which government is projecting like upward of 7 to more than 7% going forward, तो definitely जब ये GDP इतना बढ़ेगा, तो there will be a demand for these products. So
आप देखिए कोल्ड ड्रिंक्स की जो डिमांड है, और वैसे भी आप देखेंगे जैसे ग्लोबल वार्मिंग भी is also there. So you will see like summers are getting much more hotter, and everywhere, not only North India, everywhere the summers are getting much more hotter. So definitely the demand for these products will increase. Second is many more products are being introduced into the PET packaging. There is a PET packaging. For example, आप देखेंगे जैसे wine है, so पहले it was into bottles only, या liquor है, it was into bottles only, but nowadays वो PET पैकेजिंग में आने लगी या टेट्रा पैकेजिंग में आने लगी है. सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर. सो डेफिनेटली देयर विल बी अ गुड डिमांड फॉर दिस प्लास्टिक पैकेजिंग. एंड ऑल्सो इफ यू सी द जो प्लास्टिक पैकेजिंग है, तो it provides a much more cost friendly or alternative to the the glass packaging. So definitely we believe that this plastic packaging in India is going to increase by at least 8 to 9% at a CAGR for the next 5 years. And so this जो waste का जो problem India में, that is going to further increase. In India, if you see, I would say there is no जो numbers हैं, अगर हम numbers की बात करेंगे कि कितना plastic waste generate होता है, तो उसके बीच में क्या हो गया है कि कुछ ऐसा कोई scientific study नहीं हुई है, तो जो numbers होते हैं there is a big variation. तो कुछ मतलब 3 million ton से 15 million tons तक की लोग बात करते हैं. There is a plastic waste generated in India every year. But out of this, I would say अगर आप total recycling की बात करेंगे, तो roughly it will be between 45 to 50% जो नंबर है वो उतना प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकिल हो रहा है. और उस रिसाइकलिंग में भी देयर आर सर्टेन पॉकेट्स लाइक PET इज देयर वेयर रिसाइकलिंग रेट्स आर मच हायर, अबाउट से क्लोज टू 90%, बिकॉज देयर इज अ प्रॉपर बिजनेस मॉडल इज देयर फॉर द कलेक्शन ऑफ दिस वेस्ट. बट जो अदर प्रोडक्ट्स हैं लाइक जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं, या जो हमारे जैसे सिंगल लेयर प्लास्टिक्स होते हैं, जैसे आपने पॉलिथीन शीट्स देखा होगा, कैरी बैग्स देखा होगा, और भी जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स होते हैं या मल्टी लेयर प्लास्टिक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए शैम्पू के पाउचेज हो गए, जैसे भुजिया वगैरह के, चिप्स वगैरह के पैकेट्स हो गए. सो उनके यहाँ पर कलेक्शन का प्रॉब्लम है, सो दैट्स व्हाई देयर रिसाइकलिंग रेट्स आर मच लोअर. So my take is that this plastic pollution problem is going to further increase in India. And definitely the policymakers are taking steps to mitigate the same, but definitely more steps must be taken to mitigate the same, जिससे कि जो प्रॉब्लम जो है वो मतलब आपके हाथ से बाहर न चले. तो शर्मा जी, जैसे आपने ये जो पैकेजिंग में आपने जैसे टेट्रा पैक के बारे में बोला, माय क्वेश्चन इज कि एरिएटेड ड्रिंक्स पर्टिकुलरली जो कोलास आते हैं या ये है, कैन दे कम इन टेट्रा पैक्स में, बिकॉज़ फिज इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट वेयर द फिज गिव्स दैट हैप्पीनेस टू द कंज्यूमर व्हेन दैट द तो विल यू गेट द सेम इफेक्ट ऑफ द फिज इन अ टेट्रा पैक? नहीं, टेट्रा पैक के अंदर सेम इफेक्ट नहीं आएगा. सो बेसिकली जो साइंटिफिक स्टडी से आपने देखा गया है कि ग्लास बॉटल्स एंड द पेट बॉटल्स, सो वो जो फिज इम्पैक्ट के लिए दे आर द बेस्ट वंस. और एंड सब, और आजकल जो नया फैशन शुरू हुआ है एल्युमिनियम कैन्स. नहीं, एल्युमिनियम कैन्स में भी फिज का इफेक्ट आ जाता है एक्चुअली. मतलब एल्युमिनियम कैन्स आर देयर, बट अगेन उसका देखिए, एल्युमिनियम कैन्स क्या होता है कि दे आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि कंपनीज के साथ क्या होता है कि दे हैव टू इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट व्हिच इज अ कॉस्ट इफेक्टिव आल्सो. सो एल्युमिनियम कैन्स दे इंक्रीज द कॉस्ट हियर. अच्छा, मेरे को ये बताइए शर्मा जी, आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या है अब यहाँ से, बिकॉज वी आर इन 2023, what are your expansion plans, when we talk from 2023 onwards? So one is that we continue to add more metric tons in collection of the plastic waste, और हम EPR में भी from 150 clients we want to scale up to 1000 or more over the next say 2-3 years. In addition to this, we also we are now venturing into the other waste segment also, like e-waste हो गया, आपका बैटरी वेस्ट है, टायर वेस्ट है, देयर द EPR is already there. So we are venturing out into these segments also. And plus we are also working into the plastic credits domain. So we are a plastic credit is also a new concept which is introduced in the world market. और इसमें we are working with the client in Nepal, which is a recycling unit is there. So we are helping them to fulfill their basically we are working with them to provide them the generate and the sell their plastic credits. शर्मा जी, आपने जैसे इसमें बोला कि आने वाले इसमें एक्सपेंशन प्लान्स में यू आर लुकिंग इनटू टायर बिजनेस बिकॉज द अमाउंट ऑफ कार्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स जो आज हमारे में हैं, तो बिकॉज अब ये देखा गया है कि यूरोप इज आल्सो वेरी स्ट्रिंजेंट, अमेरिका इज आल्सो वेरी स्ट्रिंजेंट मार्केट, दे डोंट वांट टू डू टायर मैन्युफैक्चरिंग इन देयर ओन कंट्री बिकॉज ऑफ कार्बन ब्लैक.
क्योंकि पोल्यूटिंग का बहुत ज्यादा पोल्यूटिंग है. तो होल आइडिया ऑफ दीज एडवांस कंट्रीज इज गेट द प्रोडक्ट फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. Absolutely, So absolutely. you have what are your plans as far as tire industry in short में उसमें अगर आप जाते हैं तो waste. नहीं देखिए इसमें भी क्या होता है कि मेनली इज दैट जो कलेक्शन है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेगमेंट आल्सो. और हम लोग जो है इसका भी जो कलेक्शन का जो नेटवर्क है वो भी अभी भी टोटली इनफॉर्मल है. सो वी वांट टू वर्क विद दिस पर्टिकुलर सेगमेंट. वी वांट टू फॉर्मलाइज दिस सेगमेंट एंड वी वांट टू make basically this segment is also like as what we have done in plastic also to be highly profitable segment in that segment. But particularly हम लेकिन इसमें जो कलेक्शन के ऊपर ही काम करेंगे और इसमें हम कलेक्शन सेंटर सेटअप करेंगे फॉर दिस कलेक्शन ऑफ दिस टायर वेस्ट. या और प्लस हम कंपनीज के साथ भी, क्योंकि टायर वेस्ट में क्या होता है बायबैक भी होता है एक्चुअली टायर्स का. सो देयर वी विल आल्सो वर्क विद द कंपनीज आल्सो टू गेट दिस बायबैक थिंग इन अ प्रॉपर चैनल. या And I suppose, in fact, tire industry में मैं समझ रहा हूँ because the tire prices are so high. I think retrading should work out to be a big business in India. Absolutely. Like Italy में, Italian companies are supposed to be very good in retrading technology and all. Absolutely. So let's see. In fact, I think time will be the best healer. The best time to tell us how the situation is going to be. अब Sharma ji, this particular इतने stringent rules हैं government के as far as pollution norms are concerned, carbon credits के ऊपर. तो यहाँ पे what is the dependency of your business model with the government? So basically for जो हमारा जो EPR का जो business model है, so definitely there's a dependency on the government for that, because the EPR rules are framed by the government. So as a part of this plastic waste management rules और जो उसको जो amendments आए हैं तो उसमें जो है वो EPR के जो rules जो हैं तो that these rules are set up by the government only. But बाकी जो लेकिन हमारा जो plastic collection और recycling का business है that is basically independent of this government regulations. But in fact EPR also I would say that given this the climate change issues are there everywhere, not only in India but globally also, the EPR rules will become much more stringent as compared to the government relaxing the same. और ये अब देखा गया है कि globally also the governments are making these environment laws much more strict and stringent. So Absolutely. which is expected in India also. Yeah. So there is no going back of government on these EPR rules. Yeah. शर्मा जी, you already filed all your necessary papers with BSE SME board. तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि अब तक आपका जो IPO आ रहा है उसके डिटेल्स तो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में देंगे. That what is the total issue size कितना होगा, face value कितना होगा, lot size कितना होगा. This of course in the next program will highlight these points. But what I wanted to know was क्योंकि जैसे आपने अप्लाई किया हुआ है तो अब तक आपकी कंपनी कैसे फाइनेंस थी? देखिए इसमें हम लोगों ने अभी जो हमारी जो कंपनी है दैट इज अभी हम लोगों ने अपने फंड से फाइनेंस किया. दैट इज अ बूटस्ट्रैप्ड एंड सो वी हैव बेसिकली फोकस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट. शुरू से हमारा जो है कंपनीज का टोटली प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट के ऊपर फोकस किया हमने. और जो टोटली जो फंड्स वगैरह हैं जो है वो टोटली मतलब प्रोमोटर्स देमसेल्व्स हैव पुट इन द फंड्स. या तो ये जो IPO जब आपका आएगा टू द साइज, इन फैक्ट दैट वुड बी फाइनलाइज्ड एट द लेटर पार्ट ऑफ इट. बट माय क्वेश्चन इज कि what are you going to do with the IPO? IPO के मनी के साथ आप क्या करेंगे and how much आपका कैसा उसका ये रहेगा, स्पेंडिंग कैसा रहेगा? देखिए से IPO प्राइमरी विल बी यूज फॉर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. तो जैसे मैंने बताया था कि हम लोगों का जो बिजनेस मॉडल है दैट इज अ काइंड ऑफ अ लो कैपेक्स हाई रिटर्न बिजनेस. सो वी फोकस ऑन द ROE मैक्सिमाइजेशन. तो हम लोग चाहते हैं कि भाई जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हम ROE मैक्सिमाइज करें. तो इसके लिए जो भी हम लोग पैसा भी यूज करेंगे दैट विल बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द मेनली फॉर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. तो शर्मा जी, okay, everything is got to be finalized, but in एक approximate value बताइए, how much money are you thinking of raising? And usage तो आपने बता दिया है, तो quantum कितना रहेगा साधारण आपका raising का? देखिए हमारे IPO, हाँ, so IPO में basically there will be two parts for that. One will be the offer for sale of the existing shares and second will be the fundraising for this working capital requirements. तो जो fundraising का जो requirement होगा that will be about say close to I would say between 8 to 10 crores. 8 to 10 crores. तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि जब इसका IPO आता है तो जो लोग आपके IPO में अप्लाई करेंगे, एक इंडिया का रिटेल इन्वेस्टर शर्मा जी आपसे क्या एक्सपेक्ट करें? So definitely हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि if you believe in the story of the sustainability, if you believe that this the plastic problem or the I would say the waste problem I would say in India
मतलब अगर आप उसके ऊपर कुछ किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दे कैन लाइक लुक इनटू आवर ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें हम लोग जो हैं वी आर वेरी पैशनेट अबाउट सस्टेनेबिलिटी, वी आर वेरी पैशनेट अबाउट द क्लाइमेट चेंज। और हम चाहते हैं कि जो प्लास्टिक वेस्ट के जो भी मतलब वेस्ट का जो पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम इंडिया में, दैट शुड बी रिजॉल्व। और वो हमें ये भी पता है कि वो हम लोगों के एफर्ट से नहीं होगा, मतलब डेफिनेटली लॉट ऑफ पीपल नीड टू put in together to work on this, but definitely we will we will continue to do very well in this particular industry. दोस्तों यहाँ पे सवाल जवाब का सिलसिला सचिन शर्मा जी के साथ समाप्त करते हैं, लेकिन दोस्तों इतना बता दूं कि इट इज इन द फाइनल स्टेज, द कंपनी इज अप्लाइड टू BSE SME बोर्ड, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइनलाइज्ड, इन फैक्ट वी विल गेट द डिटेल्स इन फैक्ट इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। आपको बहुत-बहुत मुबारक, कांग्रेचुलेशंस एंड फॉर अ वंडरफुल लॉन्ग जर्नी, इन फैक्ट यू आर गोइंग टू हैव ऑल द बेस्ट सक्सेस टीम। थैंक यू। Thank you sir, thank you sir, thank you sir for your kind words. Thank you sir. Thank you.